बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट को कंटिन्यू करेंगे और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में हम पढ़ेंगे पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट को। हमारा ये जो कोड है जिस सब्जेक्ट को हम पढ़ रहे हैं 8610 है और इसका नाम ह्यूमन डेवलपमेंट एंड लर्निंग है। पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या है इसको हम जानते हैं। आज पियाजे ने बेसिकली 4 स्टेजेस के बारे में बताया हमें कि एक इंसान के बारे में वैसे तो कोई स्टेजेस नहीं होती हम कि कौन सी स्टेज इंसान की ख़त्म हो रही है और कौन सी शुरू हो रही है, लेकिन फिर भी इंसान को समझने के लिए मुख्तलिफ साइकोलॉजिस्ट ने मुख्तलिफ स्टेजेस में इंसान की लाइफ के हिस्से को डिवाइड किया है अपने अपने हिसाब से। तो पियाजे ने 4 स्टेजेस बनाई हैं। पियाजे बिलीव्ड दोज चिल्ड्रंस कॉग्निटिव डेवलपमेंट प्रोग्रेस थ्रू 4 स्टेजेस विच इन्वॉल्व। तो वो जो 4 स्टेजेस हैं वो किसकी बेस के ऊपर बनाई है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बेस के ऊपर बनाई है। जैसे मैंने आप लोगों को कहा था कि हमारी 3 तरह की डेवलपमेंट होती है, फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल इमोशनल डेवलपमेंट। तो पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट को लेके स्टेजेस बनाई। सबसे पहली स्टेज कौन सी है? सेंसोरी मोटर स्टेज, दूसरी प्री ऑपरेशनल स्टेज, तीसरी कंक्रिएट ऑपरेशनल स्टेज और लास्ट है जी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज या पीरियड। These stages are treated as fixed and universal and general sequence which is observable in all types of cognitive changes। अब पियाजे क्या कहता है कि एक्चुअली जो 4 स्टेजेस बनाई हैं ये एक तो फिक्स करते गया कि पहली स्टेज में क्या है, दूसरी में क्या है, तीसरी में क्या है, और वो कहता है कि ये यूनिवर्सल है, सारी दुनिया के इंसानों के लिए इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। और एक सीक्वेंस है, पहली स्टेज का दूसरी के साथ, दूसरी का तीसरी के साथ, तीसरी का इस तरह से चौथी के साथ। Piaget argue that children's thinking and the ways through which they make sense of their experience change with age। पियाजे क्या आर्ग्यू करता है कि जो बच्चे की थिंकिंग है एंड द वे जिस थ्रू विच दे मेक अ सेंस ऑफ देयर एक्सपीरियंस चेंज विद एजेस। तो ये जो आपके पास सेंस या थिंकिंग कह लें या सेंस ऑफ देयर एक्सपीरियंस है, ये विद द एज क्या होती जाएगी? चेंज होती जाती है। अब हम चारों स्टेजेस को स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। सबसे पहले है सेंसरी मोटर स्टेज। इसका जो दौरानिया है वो 0 से 2 साल या आपके पास ऐसे समझ लें कि इंसान की ज़िंदगी के आगाज़ से लेकर 2 साल तक का पीरियड है। इसमें बेबीज लर्न प्राइमरली थ्रू देयर सेंस एंड देयर ओन एक्सपीरियंस। इन 2 सालों के दौरान बच्चा अपने सेंसेस के जरिए लर्न करता है और अपने एक्शंस के जरिए लर्न करता है। सेंसरी एंड मोटर एक्टिविटीज, चाइल्ड इज लाइक अ लिटिल साइंटिस्ट। सेंसरी एक्टिविटीज के हवाले से या मोटर एक्टिविटीज, सेंसरी का मतलब सेंस के जरिए, सेंसेस के बारे में हमने पढ़ा, जैसे 5 सेंसेस होती हैं, देखना, सुनना, सूंघना, चखना है। और दूसरा मोटर एक्टिविटीज है, मोटर का मतलब मूवमेंट है और वो दोनों तरह की होती है, फाइन मोटर भी होती है और ग्रास मोटर भी होती है। इनमें बच्चा साइंटिस्ट के तो छोटे साइंटिस्ट के तौर पर एक्ट करता है और सेंसेस जो है वो बच्चे के टीचर के तौर पर काम करती हैं। इसमें क्या होता है? ऑब्जेक्ट परमानेंस होता है। ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या होता है? इस तरह से मैं आपको समझाऊं ऑब्जेक्ट परमानेंस की मिसाल कि जब बच्चा पैदा होता है ना तो आप जब उसके बिल्कुल सामने आके खड़े होते हैं ना, उसकी आईज के सामने आके खड़े होते हैं तो, और बच्चे के सामने जब आप आते हैं तो बच्चा आपको स्माइल देता है, बच्चा आपको एक्सप्रेशन देता है। जैसे ही आप बच्चे के फेस से एक साइड पे होते हैं तो बच्चा अपने एक्सप्रेशन छोड़ देता है, ख़त्म कर देता है। फिर जब बच्चे के आईज के सामने आते हैं तो बच्चा अपने एक्सप्रेशन देगा, फिर जब उसकी नज़र के सामने से हटेंगे तो बच्चा अपने एक्सप्रेशन छोड़ देता है। ये शुरू के दिन है। फिर जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है तो आप बच्चे के नज़र के सामने, आंखों के सामने आए, फिर उसकी नज़रों से थोड़ा सा एक साइड पे जब होते जाएंगे तो बच्चा गर्दन को मूव करते हुए या आइस बॉल को मूव करते हुए आपको फॉलो करता है।
और तब तक आपको फॉलो करता रहता है जब तक आप उसकी नज़रों से ओझल नहीं हो जाते। जैसे आप उसकी नज़रों से ओझल हो जाएंगे, मिसाल के तौर पर कमरे से बाहर चले गए हैं या कमरे में कर्टन के पीछे चले गए हैं या किसी और चीज़ के पीछे चले गए हैं, तो फिर बच्चा वापस अपनी आइज़ को अपनी पोजीशन पे ले आता है और एक्सप्रेशन छोड़ देता है। अच्छा, ये 2 साल के नज़दीक जाके होता है। 2 साल तक वैसे जर्नल वो यही कह रहा है कि ऑब्जेक्ट परमानेंस का कंसेप्ट आपको उम्मीद है कि समझ आ गया होगा कि नज़र ओझल पहाड़ ओझल वाली बात है कि बच्चे को अल्लाह ने अभी तक वो सेंस नहीं दी होती कि जो चीज़ नज़र के सामने से हटती है उसका स्केच बच्चे के ज़हन से रेज हो जाता है इस एज में। जैसे सामने आती है तो उसका स्केच जो है ज़हन में बन जाता है। तो ऐसे समझ लें कि जो चीज़ बच्चे की नज़र से हट गई उसके लिए उसके वजूद का होना या ना होना बच्चे के लिए कोई अहमियत नहीं रखता। इसे कहते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस। अब जैसे हमने पहले दिन क्लास ली, हमने एक दूसरे से बातें की, आप लोगों ने मुझे सुना, उसके बाद मैं आप लोगों के जहन में रह गया, आप मेरे जहन में रह गए जिन्होंने कन्वर्सेशन की, चैट की है। और कुछ को जैसे मुझे नाम भी याद हो गए हैं, बिलाल का नाम याद हो गया, मारिया का हो गया, फहमीदा का हो गया, ठीक है, नाजिया का हो गया। इस तरह से जो भी आपके पास और भी बहुत सारे जो नाम हैं जिनके मैंने नहीं लिए तो माजरत वक्त कमी की वजह से। लेकिन बच्चा इसी तरह से जो नज़रों के सामने जब हम एक दूसरे के आते हैं और मुलाकात करते हैं तो उसके बाद हम एक दूसरे के पास से चले भी जाएं तो हम एक दूसरे को याद रहते हैं कुछ अर्सा। लेकिन बच्चे के साथ ऐसा नहीं है। बच्चे की नज़र के सामने जो है उस वक्त उसका स्केच उसके जहन में बनेगा, उसे लगता है इसका वजूद है। जैसे नज़र से हटेगा तो उसका वजूद खत्म हो जाता है। इमिटेशन का मतलब होता है वो ओन एक्सपीरियंस कॉपी करता है बच्चा। और बच्चा वो जितनी भी एक्टिविटीज कर रहा होता है, वो सेल्फ एक्टिविटीज, वो खेल रहा होता है, कूद रहा होता है, इधर उधर मूव शूव करने की कोशिश कर रहा होता है, तो वो सारा इमिटेशन की बेस के ऊपर कर रहा होता है कि जैसे वो करते हुए कुछ देखता है उसी तरह से कॉपी करने की कोशिश करता है और वैसे ही करता हुआ हमें दिखाई देता है। ये थी तो आपके पास सेंसरी मोटर स्टेज, और इसमें सादा सादा चीज़ें बच्चे की अंडरस्टैंडिंग में आती हैं और ज़्यादा डिपेंडेंसी वाली लाइफ होती है। उसके बाद आ जाता है जी प्री ऑपरेशनल स्टेज। ये पियाजे की दूसरी स्टेज है, जिसका दौरानिया 2 साल से शुरू होता है और 7 साल तक कंटिन्यू करता है। साफ ज़ाहिर है कि ये जो बातें हम पढ़ रहे हैं 2 साल में ये मैक्सिमम इनकी रिफ्लेक्शन, इन पॉइंट्स की रिफ्लेक्शन बच्चे की लाइफ में होती है। और जैसे जैसे वो 7 साल के नज़दीक होता जाता है ये वाली चीज़ें मैक्सिमम रिफ्लेक्शन से कम होती जाती है क्योंकि अगली स्टेज में बच्चा जा रहा होता है। प्री ऑपरेशनल 2 से 7 साल, चिल्ड्रन थिंक अबाउट एवरीथिंग इन टर्म ऑफ देयर ओन एक्टिविटीज एंड इन टर्म ऑफ व्हाट दे परसीव एट द मोमेंट। इस स्टेज में बच्चा अपनी ओन एक्टिविटीज के जरिए और जिस तरह से वो परसीव करता है उससे सीखता है, समझता है। इसमें से कुछ इस स्टेज में कुछ पॉइंट्स हैं जिन पॉइंट्स के जरिए हम समझने की कोशिश करते हैं कि प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा की क्या अंडरस्टैंडिंग होती है अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से, उसकी थिंकिंग या थॉट प्रोसेस में। एक वर्ड है ईगोसेंट्रिसिज्म। ईगोसेंट्रिसिज्म क्या होता है? ईगोसेंट्रिसिज्म होता है कि आपके पास है कि बच्चे में ये एबिलिटी नहीं होती कि जो उसकी अंडरस्टैंडिंग है दूसरों की अंडरस्टैंडिंग उससे मुख्तलिफ होगी। बच्चे की अंडरस्टैंडिंग ये होती है कि इस एज में कि जो किसी भी सिचुएशन, इवेंट या किसी ऑब्जेक्ट के हवाले से जो उसकी अंडरस्टैंडिंग है या परसेप्शन है बाकी लोगों की भी वही होगी। मिसाल के तौर पर फहमीदा के बारे में हम कहते हैं कि ये बड़ी बहादुर है और ये डॉग से नहीं डरती, ठीक है ना, और बल्कि डॉग इसको देख के डर के भाग जाते हैं। तो फहमीदा के जहन में ये होगा कि बाकी भी जितनी गर्ल्स हैं वो भी सारी ऐसी ही हैं, उन्हें भी देख के डॉग भाग जाता है, वो भी डॉग से नहीं डरती है। या इसके उल्टा बात कर लें कि यार हम जो है डॉग से डरते हैं, इसका मतलब है कि सारे लोग डॉग से डरते हैं। हमें अंधेरे से डर लगता है, इसका मतलब सबको अंधेरे से डर लगता है? ईगोसेंट्रिसिज्म की समझ आ गई होगी उम्मीद आप लोगों को इस कंसेप्ट की। दूसरा पॉइंट यहाँ पे दिया सेल्फ सेंटर्ड। सेल्फ सेंटर्ड का मतलब है कि इस एज में बच्चा शेयरिंग नहीं करता, बच्चा चाहता ही नहीं है जो उसके पास जो कुछ है, कुछ भी वो जो कुछ उसके पास है वो अपने पास ही रखना चाहता है, वो किसी को देना नहीं चाहता। देखो इस एज में बच्चे को नॉर्मली तौर पर, इन जनरल मैं बात कर रहा हूँ, एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, बच्चे को एक दफ़ा कोई चीज़ कहो बेटा ये आपकी है, उसके बाद आप लेके दिखाओ फिर उससे,
पॉसिबल ही नहीं है कि आप उसको जितनी मर्जी अच्छी कुछ और चीज दे के वो वापस लेना चाहो वो आपको वापस मिल जाए। तो ये कंसेप्ट है सेल्फ सेंटर्ड का। फिर है जी ट्रांसडिक्टिव रीजनिंग या आर्टिफिशियलिज्म, दोनों तरह के मीनिंग में ये इस्तेमाल होता है। इस एज का बच्चे के पास जो लॉजिक होती है वो बेसलेस होती है, यानी उसको वो अपनी बयान तो करता है, अपनी दलील तो देता है किसी न किसी बात को समझाने की, लेकिन वो बेसलेस होती है, उसका कोई सर पाँव नहीं होता। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने एक एग्जांपल दी हुई है कि ये जो बादल है ये वाइट है, तो उसके ज़हन में ये है कि ये पेंट है, इसको वाइट कलर पेंट किया हुआ है, और वो उस बात को कहेगा। अब हम सब बड़े या दूसरे जो है वो तो इस बात को डिनाई करेंगे ना हमने कहा होगा बच्चे को, लेकिन बच्चे की अंडरस्टैंडिंग जो होगी वो बेसलेस बेस के ऊपर होगी। जैसे मैंने आपको मिसाल दी है कि बादल के बारे में जो है उसका ख्याल ये है कि किसी ने इसे पेंट किया हुआ है वाइट कलर। इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट है इंट्यूटिव लर्निंग। इंट्यूटिव का मतलब नेचुरली तौर पर जो बच्चा लर्न करता है, ये इमीडिएट जो परसेप्शन ऑफ द इन्वायरमेंट बच्चा करता है, या बच्चे का अपना जो व्यू पॉइंट होता है उसे इंट्यूटिव लर्निंग कहते हैं। कि जो भी आपके पास फौरन बच्चे की मिसाल के तौर पर किसी चीज़ को देखकर जो है बच्चा है स्माइल पास करता है, किसी चीज़ को देखकर जो है बच्चा गेम को देख खेलना शुरू कर देता है ना, जिस तरह की भी कैफियत हो उसको फील होती है किसी सिचुएशन को देख के, उसे इंट्यूटिव लर्निंग कहते हैं। फिर वर्ड है इरिवर्सिबिलिटी, कि इस एज में बच्चा जो है उसकी जो कॉग्निटिव एबिलिटी नहीं होती टू रिवर्स टू थिंक इन रिवर्स ऑर्डर वाइल मैनिपुलेटिंग ऑब्जेक्ट एंड सिंबल। कोई भी आपके पास ऑब्जेक्ट और सिंबल्स को मैनिपुलेट कर लेता है बच्चा, तो उसको रिवर्स नहीं समझ सकता। जैसे मैं रिवर्स की मिसाल आप लोगों को ऐसे दूं कि आप बच्चे ने पानी से बर्फ बनता देखा, ठीक है ना, पानी से बर्फ बन गया। अब बच्चे को ये नहीं समझ आएगी कि बर्फ से भी पानी बन जाता है दोबारा। एक जैसा हमें बड़े को पता है कि पानी को आपके पास फ्रीज किया जाता है तो बर्फ बन जाता है, इसी तरह जब आपके पास बर्फ को मेल्ट किया जाएगा तो दोबारा जो है वो रिवर्स प्रोसेस हो जाएगा। लेकिन बच्चे को ये अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, बच्चे को सिर्फ एक एंगल से अंडरस्टैंडिंग होगी, इसे इरिवर्सिबिलिटी कहते हैं। या दूसरे लफ्जों में ये भी कह सकते हैं वो एक तरह से बात को समझता है, उसकी दूसरी उसके उलट या उसकी उल्टी तरतीब को बात बच्चे की समझ में नहीं आती। उसके बाद एक टर्म है सेंट्रिज्म। सेंट्रिज्म का मतलब होता है फोकस ऑन वन पॉइंट। फोकस ऑन वन पॉइंट का मतलब वो किसी भी सिचुएशन किसी भी एंगल के हवाले से वो सिर्फ एक पॉइंट की बात करता है, एक पॉइंट के मतलब उसकी चीज के एक मसला एक चीज आपके बच्चे के सामने है, उसका कलर भी बच्चे के सामने है, उसकी शेप भी बच्चे के सामने है, उसका फंक्शन भी बच्चे के सामने है, तो वो तीन चार मल्टी उसके जो कंसेप्ट है उनमें से किसी एक कंसेप्ट की बच्चे की अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी एक वक्त में। एक से ज्यादा कंसेप्ट जो है उस चीज के बारे में बच्चे के अंडरस्टैंडिंग में नहीं आएंगे। उसके बाद क्या है जी, एनिमिज्म। एनिमिज्म से क्या मुराद है कि एनिमिज्म बिलीव दैट इन एनिमेट ऑब्जेक्ट। इन एनिमेट ऑब्जेक्ट से क्या आपसे मुराद है कि जैसे आपके पास टॉयज हो गए, टेडी बियर्स हो गए, इससे बच्चे अक्सर खेलते हैं। अच्छा, लेकिन बच्चे इस एज में जैसे ह्यूमन के बारे में समझते हैं ना कि ह्यूमंस की फीलिंग्स होती हैं, इमोशंस होती हैं, इंटेंशंस होती हैं, ऐसे बच्चा समझता है कि इनकी भी फीलिंग्स हैं, इनकी भी इमोशंस हैं। उसी तरह बच्चे टेडी बियर को अपने साथ लेके सोते हैं, उसके साथ टॉयज के साथ खेलते हैं, उससे बातें करते हैं। तो एक्चुअली वो ये नहीं कर रहे होते कि उससे खेल रहे होते हैं, वो एक्चुअली उनको उसी तरह समझ रहे होते हैं जिस तरह से वो ह्यूमन के बारे में समझ रहे होते हैं। तो इस कंसेप्ट को एनिमिज्म कहते हैं। उसके बाद टर्म है सिंबॉलिक। सिंबॉलिक से क्या मुराद है कि आपके पास बच्चा जो है इस एज में वो चीज़ों को सिंबॉलिकली अंडरस्टैंड करता है। मिसाल के तौर पर साइकिल है जिसे वो चलाता है, तो बच्चे के जहन में साइकिल का वर्ड नहीं होगा, साइकिल की पिक्चर उसके जहन में होगी। जब तक वो साइकिल चला रहा है, ठीक है ना, मेंटली तौर पर उसके जहन में साइकिल है, वो साइकिल उससे दूर भी चला जाएगा तो उसके जहन में साइकिल की पिक्चर रहेगी। तो चीज़ों का उसके इमेज की सूरत में बच्चे के जहन में रहना सिंबॉलिक फॉर्म कहलाता है। उसके बाद है सेंट्रेशन। सेंट्रेशन से क्या मुराद है
कि आपके पास एक्ट ऑफ फोकसिंग ऑल अटेंशन ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स आर डायमेंशन ऑफ सिचुएशन व्हाइल डिसरिगार्डिंग ऑल अदर, कि एक वक्त में जो आपने जैसे पीछे भी पढ़ा सेंट्रिज्म या सेंट्रेशन एक ही तरह का कंसेप्ट है, फोकस ऑन वन पॉइंट। सेंट्रेशन में भी यही कह रहा है, इन दोनों लफ्जों को हम इकट्ठा भी कर सकते थे कि एक ही तरह के जो कि मीनिंग दे रहे हैं कि एक वक्त में बच्चा जो है वो एक ही तरह का कंसेप्ट दे रहा होता है। जैसे वो है, यहाँ मैंने एक मिसाल दी थी आपको जो है उसकी शेप, उसके साइज और उसके जो है कलर के हवाले से। जैसे केक है किसी के सामने पड़ा हुआ है तो बच्चा उसको एक पीस है तो एक वक्त में एक पीस के तौर पर समझ रहा है, ना कि उसको रिगार्डलेस ऑफ द साइज ऑफ द पीस। ये नहीं देख रहा कि ये पीस छोटा है या बड़ा है या दूसरे के पास बड़ा है छोटा, ये देख रहा है उसके पास भी एक पीस है, मेरे पास भी एक पीस है, तीसरे इंसान के पास भी एक पीस है। ये कुछ डायग्राम्स हैं, वही जो बातें मैंने पिछली स्लाइड में की हैं, ये पिक्चर्स के जरिए समझाने की कोशिश की है कि आप लोगों को ये बात जो है वो समझ आ जाए। ये उसकी प्याजे की जो है वो शक्ल बनी हुई है, वो मुख्तलिफ डायग्राम, ये देखो सेंट्रेशन है आपके पास, फोकस उसके सामने मुख्तलिफ पीसेस काट के रखे हुए हैं। उसका जो देखना है वो ये देख रहा है कि ये मेरी प्लेट में ये पीसेस हैं, इधर प्लेट में पीस पड़ा हुआ है, किसी प्लेट में यानी एक पड़ा है, एक में 3 पड़े हैं, तो उसके ज़हन में उसी तरह से बात आ रही है। इसी तरह ईगोसेंट्रिज्म, सिंबॉलिक, एनिमिज्म, इरिवर्सिबिलिटी, आर्टिफिशियलाइज, इसका कंसेप्ट मैंने पीछे दे दिया है। मजीद इस स्लाइड को आप देख के आप अपनी अंडरस्टैंडिंग बेहतर कर सकते हैं। ये वही बातें जो मैंने पिछली स्लाइड में की हुई है, उसकी पिक्चर दी हुई है। उसके बाद है जी कॉन्क्रिएट ऑपरेशनल है, ये तीसरी स्टेज है। ये 7 साल से शुरू होती है और 11 साल तक चलती है। अच्छा, अब इसमें बच्चा जो है आर एबल टू थिंक लॉजिकली, इस एज में बच्चा लॉजिकली सोचना शुरू कर देता है, लेकिन डायरेक्ट एक्सपीरियंस से सीखता है। कंक्रिएट का मतलब है जो वो चीज देखेगा, समझेगा, ऑब्जर्व करेगा, उसी से वो सीखेगा। ठीक है ना। इतनी बात का क्या मतलब है, अगली स्टेज में आपको मजीद वाज़ेह हो जाएगी कि जो बच्चा एक्सपीरियंस करता है डायरेक्ट, उसी बात को वो लॉजिकली अंडरस्टैंड करता है। लॉजिक अबाउट कंक्रिएट, कि बच्चे की लॉजिक तो डेवलप हो जाती है, लेकिन अबाउट कंक्रिएट, सिर्फ कंक्रिएट चीजों के बारे में, जो चीजें सामने होती हैं। रीजनिंग, बच्चे की रीजनिंग डेवलप हो जाती है। रीजनिंग आप समझते हैं, जैसे मैं आपसे बात करता हूँ है, आप किसी भी इशू के ऊपर मेरी अपनी राय होगी, आपकी अपनी राय होगी, फहमीदा की अपनी राय होगी, बिलाल की अपनी राय होगी, नाजिया की अपनी राय होगी, मारिया की अपनी राय होगी। ठीक है ना। तो रीजंस दे के, लेकिन बात हो जाए वो रीजंस दे के, जवाब दे के जो है बच्चा करना शुरू कर देता है। उसके बाद है कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का मतलब ये होता है कि आपके पास बच्चा इस एज में आके डिफरेंट एंगल से बात को समझता है। जैसे मिसाल के तौर पर इससे जो पिछली स्टेज है उसमें वही पानी अगर एक चौड़े बीकर में डाला जाए और वही पानी एक टाल बीकर में डाला जाए, तो उसमें बच्चा कहेगा जो टाल बीकर में पानी है वो ज्यादा है, जो चौड़े बीकर में पानी है वो कम है, क्योंकि वो एक एंगल से सोच रहा है। लेकिन इस एज स्टेज में आके वो कहेगा नहीं जी, टाल वही पानी तो आपने टाल बीकर में डाला है, वही पानी आपने जो है वो वाइड बीकर है उसके अंदर डाला है, तो लगा पानी की तो वही क्वांटिटी है, पानी की क्वांटिटी तो चेंज नहीं हुई। इसी तरह रिवर्सिबल थिंकिंग, इस एज में आके बच्चे की रिवर्सिबल थिंकिंग डेवलप हो जाती है। रिवर्सिबल थिंकिंग जैसे मैंने कहा था कि पानी से बर्फ का बनना और बर्फ से पानी का बनना, इस बात की बच्चे को समझ आ जाती है, इसे रिवर्सिबल थिंकिंग कहते हैं। डिसेंट्रेशन, सेंट्रेशन का मतलब फोकस इन वन पॉइंट, डिसेंट्रेशन फोकस ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट्स। तो ये बात भी आपको समझ आ गई होगी, ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, हमने पीछे इसको एक्सप्लेन वन पॉइंट के हवाले से एक्सप्लेन कर लिया है। जब वही फोकस एक से ज्यादा एस्पेक्ट्स के हवाले से हो तो वो आपके पास डिसेंट्रेशन बन जाती है। क्लासिफिकेशन, नेक्स्ट पॉइंट है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन मीन डिफरेंट कैटेगरीज, कि आपके पास क्लासिफिकेशन, जैसे मिसाल के तौर पर मैं ये समझाऊं कि बच्चा जो है इस एज में जैसे फैमिली ट्री है उसको समझ लेता है।
फैमिली ट्री से क्या मुराद है कि जैसे दादा हो गया या परदादा हो गया, उसके नीचे दादा हो गया, फिर अब्बू हो गए, अम्मी अब्बू, फिर बहन भाई हो गए, फुफ्फो खाला हो गई। इससे पहले जो है बच्चा सिर्फ रिश्तों को एक एंगल से जानता है कि ये मेरी खाला है, मेरी फुफ्फो है, मेरा चाचा है, मेरा दादा है, मेरा अब्बू है, मेरी अम्मी है। ये नहीं समझता कि ये आपस में क्या लगते हैं। जब पता लगता है तो थोड़ा बहुत पता लगता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। यहाँ पे आके बच्चे को सारी समझ आ जाती है कि कौन किसका क्या लगता है, और इस तरह से ये मेरा क्या लगता है, ये क्लासिफिकेशन है। इसी तरह से कोई और आप एक कोई ट्री बनी हुई हो, कोई डिवीजन किया हुआ किसी भी है, जैसे ऑर्गेनाइजेशन में एक सरबरा होता है, उसके नीचे टीचर होते हैं, टीचिंग स्टाफ होता है, नॉन टीचिंग स्टाफ होता है। तो इस एज में बच्चा जब स्कूल में आता है तो उसे समझ लग जाती है कि वो क्लासीफाई कर सकता है कि ये पीएन है, ये टीचर है, ये प्रिंसिपल है। ठीक है ना। ये प्रिंसिपल जो है वो टीचर को भी चेक करता है, पीएन्स को भी है, टीचर्स बच्चों को कंट्रोल करता है, पीएन्स जो है वो स्कूल की सफाई सुथराई और बाकी किसी चीज़ों को देखते हैं। तो इस तरह की जैसे कंसेप्ट हो जाना। उसके बाद सीरीज का कंसेप्ट आ जाता है। सीरीज क्या है कि मिसाल के तौर पर इस एज से पहले बच्चे को अगर 6-7 स्टिक्स तोड़ के दी जाएं डिफरेंट साइज की, और उन्हें कहा जाए कि बच्चे इसे अरेंज करके रखो, तो वो अरेंज करके नहीं रख सकता। अरेंज करने का मतलब है सबसे पहले छोटी, फिर बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, या सबसे पहले बड़ी, फिर उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी, या तरतीब होती है असेंडिंग या डिसेंडिंग। इस एज में बच्चा, उसको आप छड़ियां दें तो डिफरेंट साइज की वो तरतीब लगा के रख देगा, या असेंडिंग में तरतीब लगा के रख देगा या डिसेंडिंग में तरतीब लगा के रख देगा। तो इस एज के बच्चे को इस चीज की समझ आ जाती है। एक और टर्म है जी ट्रांजिस्टिविटी। ट्रांजिस्टिविटी का मतलब क्या होता है कि जैसे मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि सायरा जो है वो आसमा से बड़ी है, आसमा जो है वो है खालदा से बड़ी है। इस तरह से ताहिरा जो है वो खालदा से बड़ी है, यानी ए ग्रेटर देन बी, और अगर B ग्रेटर देन C है तो इसका मतलब ये हुआ कि A ग्रेटर देन C। इस चीज की बच्चे को समझ आ जाती है। लेकिन जो आपके पास प्री ऑपरेशनल स्टेज है, उस एज के बच्चे को इस बात की समझ नहीं होती। इसके तरह ये कुछ पिक्चर्स हैं कंजर्वेशन की, जैसे वो बीकर पड़ा हुआ है डिफरेंट साइज का, वो पानी एक बर्तन से दूसरे बर्तन बीकर में उंडेला जा रहा है, बच्चे को इस बात की समझ आ रही है कि ये वही पानी है, पानी की क्वांटिटी चेंज नहीं हो रही। लेकिन प्री ऑपरेशन स्टेज में यही लॉन्ग बीकर और स्मॉल बीकर का जब कंसेप्ट वही पानी दोनों में चेंज किया जाता है, तो बच्चा कहता है नहीं जी ये पानी सेम नहीं है। ट्रांजिस्टिविटी के बता दिया कि A ग्रेटर देन B, B ग्रेटर देन C, तो इसका मतलब A ग्रेटर देन C होगा। इस तरह रिवर्सिबिलिटी, बर्फ से पानी बन रहा है, इस तरह पानी से बर्फ बन रही है। डिसेंट्रेशन, एक से ज्यादा कंसेप्ट एक चीज के बारे में जहन में आना। और क्लासिफिकेशन, ये देखिए बॉक्सेस बने हुए हैं, एक का दो है, एक का दो के साथ, दो का फिर तीन के साथ, तीन का फिर इस तरह से जो ताल्लुक है, लिंक चेन बनी हुई है आपके पास। लास्ट स्टेज है आपके पास पियाजे की थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट की फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये 12 साल से शुरू होती है और 15 साल तक रहती है। इस तरह से 4 स्टेजेस दी हुई हैं। इसे कहते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, और इसमें अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप होती है। मैंने कहा था कि जो मैंने कंक्रीट आपके पास बच्चे में लॉजिक और रीजन डेवलप हो रही है, लेकिन कंक्रिएट, ये बात मैंने कहा था जब हम आगे जाके पढ़ेंगे नेक्स्ट स्टेज तो आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगी। उसके साथ जो वर्ड रिलेट करता है वो है ऑब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। ऑब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग क्या होती है कि बच्चे की लॉजिक डेवलप होती है लेकिन बिना चीजें देखे, वर्ल्ड वाइड कनेक्शन करके जो चीजें बच्चों को समझ आती हैं, वो बच्चे की अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कहलाती है। जैसे मिसाल के तौर पर मजहब है, हम बीइंग का मुसलमान है, तो हमें मजहब की जो समझ आएगी, चूंकि ये कई सौ साल पुराना दीन हमारे पास पहुंचा है, हमारे सामने मजहब नहीं, ये सारा जो जो बातें हम जिसके ऊपर बिलीव कर रहे हैं ये सब हमारे सामने नहीं है, वो लोग भी हमारे सामने नहीं है जिनके की रहनुमाई में हम जिंदगी गुजारते हैं, हमारे पैगंबर हो गए साहब। लेकिन हम लॉजिकली उन सारी बातों को एक्सेप्ट करते हैं और उनके ऊपर बिलीव करते हैं। तो ये 12 साल की एज या 11 या 12 साल की एज के बाद इस तरह का बिलीव डेवलप होता है कि जो चीज आपके सामने नहीं भी है फिर भी उसके बारे में आपका बिलीव डेवलप होना, उसके बारे में आपकी लॉजिक डेवलप होना अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कहलाता है। लेकिन जो चीज आपके सामने ना हो और आपकी लॉजिक डेवलप ना हो तो वो फिर अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कहलाता है, वो पिछली स्टेज के अंदर था।
उसके बाद है जी डिडक्टिव रीजनिंग, एक पॉइंट है इस एज में, डिडक्टिव रीजनिंग या डिडक्टिव लॉजिक। डिडक्टिव का मतलब होता है जर्नल टू स्पेसिफिक, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। दो तरह की आपके पास रीजनिंग है, इंडक्टिव रीजनिंग और डिडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव है जर्नल टू स्पेसिफिक और इंडक्टिव होता है स्पेसिफिक टू जर्नल। जनरलाइज करना इंडक्टिव होता है और स्पेसिफिक करना डिडक्टिव कहलाता है। तो ये कंसेप्ट आप समझ लें। मैं एक मिसाल के साथ आपको वो बात भी समझाता हूँ तो इंशाल्लाह आपकी ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अदरवाइज मोस्टली लोग इंडक्टिव और डिडक्टिव की क्लैरिटी में कंफ्यूज रहते हैं। Deductive logic requires the ability to use a general principle to determine a particular outcome. एबिलिटी क्या है कि हम जनरल प्रिंसिपल को यूज करते हैं और मखसूस आउटकम्स लेते हैं। मिसाल के तौर पर वो कहता है जी, जितनी हम कहते हैं कि जितनी भी रेसिस गाड़ियां हैं या रेस वाली गाड़ियां हैं उनकी स्पीड 80 मीटर पर आवर से ज्यादा ही होती है हमेशा। इसलिए डॉज चार्जर यानी एक रेसिंग गाड़ी का नाम है, इसकी स्पीड भी 80 मीटर पर आवर से ज्यादा होगी। जनरल कंसेप्ट क्या है, जितनी भी रेसिस गाड़ियां होंगी उनकी स्पीड 80 मीटर पर आवर से ज्यादा होती है। लिहाजा ये जो स्पेसिफिक गाड़ी का मैंने नाम लिया डॉज चार्जर, ये एक रेसिंग कार है तो इसलिए इसकी भी स्पीड 80 मीटर पर आवर से ज्यादा होगी। तो उम्मीद है डिडक्टिव की कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद एक टर्म है साइंटिफिक थिंकिंग। इस एज में बच्चे के अंदर साइंटिफिक थिंकिंग डेवलप हो जाती है। साइंटिफिक थिंकिंग जो साइंस के स्टूडेंट्स उन्हें बड़ी अच्छी तरह से पता है, स्टेप्स में से गुजर के जो है फाइनल कंक्लूजन्स पे या इन्फरेंस नतीजे पे जो पहुंचना होता है उसे साइंटिफिक थिंकिंग कहते हैं। कोहन ने 2002 में और मोरिस एट आल ये ब्रैकेट में रेफरेंस दिया हुआ है इस डेफिनेशन का। 2012 में साइंटिफिक थिंकिंग के बारे में जो डेफिनेशन की वो मैं आपको रीड कर देता हूं। Scientific thinking is a type of knowledge seeking involving intentional information seeking, including asking questions, testing hypotheses, making observation, recognizing pattern and making inference। कि एक आपके पास एक आप प्रॉब्लम आना, प्रॉब्लम का क्वेश्चन जनरेट करना, उसको टेस्ट करना, जो उसके बारे में हाइपोथेसिस बनाया है। पहले हाइपोथेसिस बनाएंगे, पहले आपका प्रॉब्लम होगा, उसकी क्वेश्चंस बनाएंगे और उसका हाइपोथेसिस बनाएंगे। हाइपोथेसिस का मतलब होता है एक्सपेक्टेड रिजल्ट जो आप चाहते हैं। वो हो सकता है कि रिजल्ट में वही आ जाए, हो सकता ना आए। फिर जब आप हाइपोथेसिस कर लेंगे तो फिर आप ऑब्जर्वेशन में ले जाएंगे और उसका एक्सपेरिमेंट करेंगे, पैटर्न बनाएंगे और आखिर में उसके बारे में नतीजा निकालेंगे। इस तरह से जब आप प्रोसेस करते हैं तो उसे साइंटिफिक मेथड कहते हैं और इस अप्रोच को साइंटिफिक थिंकिंग का नाम देते हैं। इस तरह आपको पियाजे की जो 4 स्टेजेस हैं वो मैंने क्लियर कर दी हैं और उम्मीद है कि आप लोगों को ये 4 स्टेजेस किसी हद तक अंडरस्टैंड हो गई होंगी। अल्लाह हाफिज जी इस स्लाइड के हवाले से।